देख रहे हैं रिसेंटली न्यूज। आज उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर के जलालाबाद विधानसभा क्षेत्र से हम यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हरिप्रकाश वर्मा जी के साथ हैं और हरिप्रकाश वर्मा से आइए हम बात करते हैं कि किन मुद्दों को लेकर के वो जनता के बीच आए हैं। आपको बता दें, हरिप्रकाश वर्मा भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष भी हैं और काफी लोकप्रिय जिला अध्यक्षों में इनकी गिनती होती रही है। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार इनका समर्थन मिल रहा है। हरिप्रकाश जी, आप विधानसभा का चुनाव यहाँ से लड़ रहे हैं, जलालाबाद विधानसभा क्षेत्र से, आपको किस प्रकार का जन समर्थन प्राप्त हो रहा है? धन्यवाद आपका। पहले तो कि जनपद शाहजहांपुर की ही नहीं बल्कि बरेली कमिश्नरी की सबसे पिछड़ी विधानसभा जहाँ अभी तक विकास नाम पर आप देख रहे हैं क्या हुआ है, यहाँ तक आए। आप जब यहाँ जनता के बीच में जाएंगे तो देखेंगे कि जनता ने पूरी तरीके से मन बना रखा है कि भारतीय जनता पार्टी को ही चुनाव लड़ाना है और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को लाखों वोट लगाने का मन बना रखा है लोगों ने, क्योंकि लोगों ने सबको देख लिया है। यहाँ आज तक कमल का फूल कभी नहीं खिला। पहली बार जलालाबाद विधानसभा से सबसे ज्यादा वोटों से जीत कर जाने वाली है विधानसभा। आप यहाँ पर किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में आए हैं और यदि आप निर्वाचित हो जाते हैं तो यहाँ के विकास के लिए क्या क्या आप करेंगे और किन समस्याओं को आपने यहाँ पे देखा है? देखिए, आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी गांव गरीब खेत खलिहान में काम करने वाले मजदूर के बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, उनके भविष्य के लिए काम कर रहे हैं। मैं उन्हीं मुद्दों के साथ आया हूं जिससे राष्ट्र परम बेरोकर पहुंचे। सबसे पहली बात है कि जलालाबाद विधानसभा क्षेत्र से गंगा एक्सप्रेस वे निकलने वाला है जो इन्हीं 5 वर्षों में बनकर तैयार होगा। उस पर मेरा सबसे बड़ा प्रयास होगा कि औद्योगिक क्लस्टर लगे, वहां फैक्ट्रियां लगे। पूरी जलालाबाद विधानसभा क्षेत्र में अभी एक भी फैक्ट्री नहीं है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना पिछड़ा क्षेत्र है। सबसे पहली प्राथमिकता होगी कि यहाँ पर फैक्ट्रियां लगी। उसके बाद जो कोलाघाट का पुल गिरा हुआ है वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद के बिना बन नहीं सकता, ये सारे लोग मानते हैं। मैं निर्वाचित होने के बाद सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, आदरणीय मुख्यमंत्री जी से बात करके इस पुल के निर्माण को प्राथमिकता के आधार पर कराऊंगा। दूसरा, जो मैंने अपने छात्र जीवन से सपना देखा था कि जब मुझे कभी मौका मिलेगा, मैंने ईश्वर से हमेशा प्रार्थना की कि मुझे अगर कभी ईश्वर ने सामर्थ्यवान बनाया तो गांव और देहात से आने वाले छात्र और छात्राएं जिनको ये नहीं पता होता हाई स्कूल इंटर के बाद उन्हें करना क्या है, उनके लिए एक ऐसी संस्था का सामाजिक सहयोग से हम डेवलपमेंट करेंगे जिससे हमारे यहाँ के भाई और बहनों को हाई स्कूल इंटर करने के बाद वो 2-4 महीने वहां आकर रहें और उनको जानकारी हो कि इस समय कहाँ कौन सी वैकेंसी निकल रही है और वो बने किसके लिए। क्योंकि कई बार देखा है लड़का डॉक्टर मेडिकल लाइन के लिए फिट है लेकिन वो आर्मी की तैयारी कर रहा है, उसे पता ही नहीं करना क्या है। आर्मी के लिए फिट है तो मेडिकल की तैयारी कर रहा है। तो मैं सबसे पहले निर्वाचित होने के 6 महीने के अंदर इस पर काम शुरू करूंगा कि एक बड़ी संस्था बने जिसमें यहाँ के छात्र छात्राएं इंटरमीडिएट पास आउट होने के बाद वहाँ आए और अपना भविष्य और इस देश का भविष्य आगे बढ़ाए। यहाँ पर पहले समाजवादी पार्टी के विधायक रहे हैं, उससे पहले बसपा से विधायक रहे हैं नीरज मौर्य जी, और जो बसपा से प्रत्याशी रहे विधायक रहे हैं वो इस बार भी आपके विरोध में चुनाव लड़ रहे हैं। आप उनसे अपने आप को बेहतर किस प्रकार समझ रहे हैं? देखिए, मैंने संगठन में लंबे समय तक काम किया है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता और कार्यकर्ता मुझ पर इतना भरोसा करते हैं कि मैंने कोई कार्यकाल अपना पूरा नहीं किया। मुझे जिला महामंत्री बनाया गया 4 साल के लिए। 1.5 साल में ही मेरी प्रोन्नति करके मुझे प्रक्षेत्र का महामंत्री बनाया गया जिसमें 19 जिले आते हैं और 16 महामंत्री पूरे उत्तर प्रदेश में थे। उसमें मैं सबसे छोटा था और मैंने उस पर भी पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ काम किया। मुझे पार्टी ने तुरंत शाहजहांपुर जनपद जैसा जनपद जहाँ आदरणीय सुरेश कुमार खन्ना जी, बहन पटना राज जी और हमारे तमाम बड़े नेता हैं जितिन प्रसाद जी, उनके उस जिले का जिलाध्यक्ष बनाया और वो भी 4 साल का कार्यकाल होता, वो भी मैंने पूरा नहीं किया। और मुझे 2 साल 2 महीने के कार्यकाल के तुरंत बाद बिना मांगे बिना कुछ कहे जलालाबाद जैसी पिछड़ी विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए भेजा गया ताकि इस विधानसभा क्षेत्र का विकास हो, क्योंकि आदरणीय मोदी जी, योगी जी और पार्टी के नेताओं को मुझ पर भरोसा है कि वो जाकर विकास ये अच्छा कर सकते हैं। रही बात बसपा विधायक, जो बसपा की सरकार में विधायक रहे और फिर सपा की सरकार में बसपा से विधायक रहे,
वो बाद में भारतीय जनता पार्टी में भी आए थोड़े दिन तक, लेकिन उन्हें गुंडा और माफियाओं वाली सरकार और उनकी पार्टी पसंद है भाजपा जैसी पार्टी, उनको रात नहीं आई और यहाँ से छोड़ कर चले गए। अब वो समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, उनके बारे में मुझे ज़्यादा नहीं कहना है। यहाँ जब मैं जिस गाँव में जाता हूँ लोग कहते हैं उनके कार्यकाल में कोटा राशन का साल में 2 बार होली और दिवाली ही पड़ता था, बाकी सारा ब्लैक कर लिया जाता था और उस पर विधायक का पूरा वो हाथ रहता था। और स्थानीय लोगों पर फर्जी FIR लिखाना, उन पर झूठे मुकदमे लिखाना, ये उनकी फितरत में रहा है और वो अपनी फितरत बदल नहीं सकते। मैंने 2 साल 2 महीने में रूलिंग पार्टी का जिलाध्यक्ष रहा, मेरी केंद्र में सरकार रही, प्रदेश में भी सरकार रही, पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक। अगर कोई एक आदमी आके कह दे कि आपने फर्जी FIR मेरे ऊपर करा दिया, मेरा उत्पीड़न किया गया है, या कोई कोटेदार कोई प्रधान आकर ये बात कह दे कि मुझसे 1 रुपए तक की कहीं मत मांग की गई, मैं उसी समय राजनीति से संन्यास ले लूँगा। ये यहाँ पे काफी प्रचलित है, जैसा कि मैं भी सुनता चला आ रहा हूँ कि बसपा कार्यकाल में सामंतवादी शक्तियाँ आ भी रही हैं, इसके विषय में आपका क्या कहना है? देखिए, आपने यहाँ उत्पीड़न जो बसपा सरकार में और सपा सरकार में हुआ, मैंने गांव में जब मैं गया तो लोगों ने कहा खेत पर ईंधन दिखाने के लिए जाते थे, दरवाजे की चारा मशीन खोल दी जाती थी और जब चारपाई डाल के दरवाजे पर हम चारा मशीन दिखाते थे तो खेत का इंजन खोल दिया जाता था। माँ बहन बेटियां बाहर जाने से शाम को कतराती थी। आज वो घर से निकलकर शहर तक अकेले मोटरसाइकिल पर जा सकते हैं। योगी जी के शासन में गुंडागर्दी मुक्त हुआ है। दूसरा, जब रात में लोग खेतों पर नील गाय और जंगली गाय रखने जाया करते थे तो उनकी टाट छीन ली जाती, उनको पान के खेत में डाल दिया जाता था, उनकी साइकिल छीन ली जाती थी, उनके साथ मारपीट की जाती थी। आज पूरी तरीके से गुंडागर्दी मुक्त योगी जी की सरकार में जलालाबाद हो चुका है। इन अपराधियों से मुक्ति के लिए जनता भाजपा को चुनने जा रही है। अभी मैं दसरोल विधानसभा क्षेत्र में गया था तो वहाँ पर लोगों ने बताया और भी कई ग्रामीण क्षेत्रों में कि गाय की काफी उनकी काफी समस्या है, लेकिन एक व्यक्ति ने ये कहा, जैसा कि अभी आपने कहा कि चार छीन ली जाती थी, तो एक व्यक्ति ने ये कहा कि पहले हम मतलब जो है अपना मोटर इंजन ये सब उसकी रखवाली करते थे, तो अक्सर क्या होता था कि मोटर खुल गया, इंजन खुल गया, इस तरीके से चोरी हो जाती थी। अब अगर गाय की रखवाली करनी पड़ती है तो वो बड़ी समस्या नहीं है, इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? लेकिन मैं मानता हूँ ये भी एक समस्या है। आदरणीय योगी जी ने गायों के लिए गौशाला बनाने की बात की और उस पर काम शुरू किया, लेकिन पूरे विश्व के लिए कोरोना जैसी महामारी आई। उस महामारी में पूरा विश्व जूझ रहा था और हमारा देश भी जूझ रहा था और प्रदेश में योगी जी अपने पिताजी के अंतिम संस्कार में भी नहीं गए। यहाँ की जनता और जनता जनार्दन का स्वास्थ्य का ध्यान रखना प्राथमिकता समझा। देखिए, आपको मैं मोटी सी बात बताता हूँ, देहाती कहावत है कि अगर आप मकान बनवा रहे हैं और आपके घर में माँ बाप कोई बीमार हो जाता तो आपकी प्राथमिकता क्या होगी? मकान बनवाना प्राथमिकता होगी या इलाज कराना? आप बताइए क्या प्राथमिकता होगी? इलाज कराना है। तो इलाज कराना प्राथमिकता थी। कोरोना जैसी महामारी आई तो इलाज को प्राथमिकता दी गई और लोगों को उससे राहत दिलाई गई। वेंटिलेटर लगाए गए, ऑक्सीजन के प्लांट लगाए गए, मास्क बांटे गए, सारा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। लोगों को भोजन की समस्या ना हो, राशन की समस्या ना हो, इसकी चिंता की गई। रही गौशाला की बात, वो तो हमारी प्राथमिकता में है, की प्राथमिकता में। अब वो मकान बनना बंद नहीं हुआ, वो बीमारी का कारण हो गया, वो बनेगा। अभी आने वाले समय में हमारी सरकार बनेगी और 6 महीने के अंदर सारी अच्छी गौशालाएं बनेगी और हमारी सब गौ माताएं उन गौशालों में होंगी, उनकी सेवा होगी। और अगर हम पहले करा देते और तो भी लोग क्या कहते और होना भी नहीं चाहिए। लोग कहते गायों की जो सेवा हो रही है, आदमी मर रहा है, ये भी कहते ना लोगों के लिए समस्या तो है और उसका निदान भी होगा। सिर्फ इसका निदान योगी जी ही कर सकते, कोई दूसरा नहीं। आप इस बात के लिए आश्वस्त हैं और ये आश्वासन देंगे क्षेत्र की जनता को कि गायों की समस्या से उनको निजात दिलाएंगे? क्योंकि मैं कई जगह गया हूँ, हर जगह लोग गाय की समस्या जो आवारा पशु है उनकी बताते हैं। देखिए, मैं संकल्प के साथ आया हूँ और मुझे माँ गंगा ने, भगवान शंकर, भगवान परशुराम ने जलालाबाद बुलाया है और इसीलिए बुलाया है कि मुझे निमित्त माध्यम ही बनाकर जलालाबाद में जो आज तक काम नहीं हुआ उस काम को करने के लिए बुलाया है। गायों की समस्या तो चुटकी में दूर हो जाएगी। हमारे पास विजन है, मैं संगठन का कार्य करता हूँ, मैंने प्लानिंग कर रखी है। मैं अपने बैलों जो हमारे बैल हैं उनके लिए भी हमने व्यवस्था कर रखी है क्या करना है और गायों के लिए भी क्या करना है, ये भी प्राथमिकता के आधार पर है। सरकार बनते ही, मेरे यहाँ विधायक बनते ही 6 महीने के अंदर
गायों की समस्या समाप्त होगी, उनके लिए गौशालाएं बनेंगी। छात्र छात्राओं के लिए जो मैंने कैंपस की बात की है वो एकेडमिक कैंपस चालू होगा। और यहाँ पर उद्योग, मुझे केंद्र सरकार के किसी भी मंत्री के पास जाना पड़े, चाहे वो उसके पैर पकड़ के बैठना पड़े, और कहूंगा कि एक भी चीनी मिल नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है। जलालाबाद की धरती पर मेरे विधायक बनने के बाद फैक्ट्रियां लगने की बाहर आ जाएगी, एक नहीं कई फैक्ट्रियां लगेंगी। आपने परशुराम जी का याद दिला दिया, तो यहाँ पर ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र है और खास तरीके से ब्राह्मणों के प्रति काफी मतलब लोगों का वो रहा कि ब्राह्मणों का उत्पीड़न भी हुआ। साथ में विपक्ष का आरोप भी है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में ब्राह्मणों का अधिक उत्पीड़न हुआ। तो आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? और ब्राह्मण समाज यहाँ पे निर्णायक स्थिति में है। यहाँ के सारे बड़े ब्राह्मण, छोटे ब्राह्मण, जो ब्राह्मण नेताओं को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पार्टी है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की पार्टी है, उनके सपनों को साकार करने वाली पार्टी है। ब्राह्मण मार्गदर्शक होता है, वो राष्ट्र और राष्ट्र के लिए ही काम करता है, उसने हमेशा राष्ट्र के लिए काम किया है। तो ये तो संभव ही नहीं कि ब्राह्मण नहीं कराया। तो एक वोट ब्राह्मणों का भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिया रहा है। भगवान परशुराम आज तक जो भी काम हुआ वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और मैं यहाँ भरोसा दिलाता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ, जो अपेक्षाएं हैं लोगों की भगवान परशुराम के लिए, मेरी भी श्रद्धा है। मैं पहली बार चुनाव में भी नहीं गया, पहली बार चुनने के बाद भी और मैं उनका हमारे सबके आराम है और उन्होंने समाज को खूब बड़ी दिशा देने का काम किया, अत्याचार से संघर्ष किया और अत्याचार से संघर्ष किया। भारतीय जनता पार्टी भी इसमें अत्याचार और अत्याचार योगी जी का उद्योलन चल रहा है। भगवान परशुराम का ही संकल्प है, भगवान परशुराम का सपना पूरा हो रहा है। आप यहाँ के अपने क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना है? तो फैक्ट्रियाँ लगाएंगे, पुल का निर्माण कराएंगे, गौशालाओं के लिए विशेष चिंता होगी और विशेषकर अपने भाइयों और बहनों के लिए जो हाई किलोमीटर को पास करने का जो ग्राम में अंधेरा होता है कि करना क्या है। लेकिन मेरा मानना है कोई भी राष्ट्र चाहे कितने अच्छे बन जाए, कितनी बड़ी फैक्ट्रियाँ लग जाए, कुछ भी हो जाए, जब तक युवा बुद्धिमान नहीं होगा, इंटेलिजेंट नहीं होगा, तब तक उस राष्ट्र का विकास नहीं हो सकता। स्वामी विवेकानंद जी के पश्चिमों पर चलने वाले लोग और अपने युवाओं को स्वामी विवेकानंद जी के पश्चिमों पर ले जाने का ये हरिप्रकाश वर्मा जी हैं, जो कह रहे हैं कि मैं इस क्षेत्र के विकास के लिए संकल्पबद्ध हूँ और परशुराम जी के पर्यटन जन्मस्थली को पर्यटन स्थल के रूप में भी विकसित करने का इनका संकल्प है। इसके साथ ही जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि ये अत्यंत पिछड़ा क्षेत्र है। इस शाहजहांपुर जनपद ही नहीं, मैं समझता हूँ कि आसपास जनपदों में भी अगर सबसे पिछड़ी तहसील है तो वो जलालाबाद तहसील है। और यहाँ पर इन्होंने कहा कि एक नहीं कई औद्योगिक कारखाने ये स्थापित कराएंगे, भले ही इसके लिए हमें किसी भी केंद्रीय मंत्री के जाकर के पैर पकड़ने पड़े। यह एक बहुत बड़ी बात हरिप्रकाश वर्मा जी ने कही है। साथ ही हरिप्रकाश वर्मा जी ने ये भी कहा कि हम यहाँ पे शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा कार्य करेंगे, क्योंकि हरिप्रकाश वर्मा एडवोकेट हैं और उच्च शिक्षित हैं, इसलिए इन्होंने शिक्षा पे ध्यान दिया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। आप जिस प्रकार से रिसेंटली न्यूज के माध्यम से चुनावी सरगर्मियों को देख रहे हैं और प्रत्याशियों से ही मिल रहे हैं, लगातार आप इसका आंकलन करते रहिए और देखते रहिए रिसेंटली।